सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ आज दिन है मंगलवार का और दिनांक है 8 जुलाई। तो आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आषाढ़ का महीना लगभग बीत चुका है और अगले 2 दिनों बाद सावन का मनभावन महीना शुरू हो जाएगा। यदि देखा जाए तो बारिश एक आवश्यकता है, बेहद अहम, बेहद जरूरी। हमारे देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था आज भी बारिश पर निर्भर है। बनारस कहते हैं कि जल ही जीवन है। हमारे शास्त्रों में जल के सैकड़ों पर्यायवाची मिल जाते हैं, लेकिन इसका विकल्प एक भी नहीं। इसलिए बेहद प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ वर्षा के पूर्वानुमान की एक बेहद समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है। जब आजकल के जैसे आधुनिक उपग्रह, मशीनें, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, उस वक्त भी हमारे देश में बड़े बड़े शास्त्र थे जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करते थे। देवस्थानों से लेकर सूर्य मंदिरों तक वर्षफल, आषाढ़ी तौल, ध्वज परीक्षण जैसे परिणामों का फलाफल किसानों को सुनाया जाता था। कृषि पराशर, मयूर चित्रम, गार्गी संहिता, गुरु संहिता, संवत्सर फलम, कादम्बिनी और बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में इस पर विस्तार से विमर्श मिलता है। वराह मिहिर, महर्षि अगस्त्य और महर्षि कश्यप जैसे महान ऋषि इस परंपरा के आधार स्तंभ हैं। बनारस हमारे देश में जो अनुमान विज्ञान था, वह आज भी लोक विज्ञान के एक अंग के रूप में उपस्थित है, और जिसका परिणाम ये है कि गांव गिरांव का एक छोटा सा किसान भी मौसम और बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए देखा जाता है। कहीं टीड भांड या टिटहरी के अंडों से, तो कहीं चिड़ियों के झुंड के उड़ने की ऊंचाई से, कहीं कबूतरों के घोंसलों में रहने के समय से, कहीं मेढकों के टर्राने से, कहीं चींटियों के बिल से बाहर निकलने से, कहीं पत्तियों के रंग, बादलों के आकार, हवा की दिशा, सूर्य के रंग, ओस की मात्रा और भी न जाने कितने मानक हैं बारिश के पूर्वानुमान के। ये सब हमें बताते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध और गौरवशाली रही है। हमें खुद भी इन्हें जानना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए, जिससे वे हमारे पूर्वजों की इस विरासत को समझ सकें और उन पर गर्व कर सकें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और आइए अब जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस आज के गुड मॉर्निंग बनारस में लगातार गुड न्यूज का सिलसिला आपके सामने आ रहा है। गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आयोजित संभव अभियान 2024 में बेहतर कार्य के लिए वाराणसी को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह को सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक समारोह में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है बनारस का डंका। अमेरिका में होने वाले विश्व शांति महायज्ञ में काशी का प्रतिनिधित्व भी होगा। वैश्विक भूटानी हिंदू संगठन की ओर से 1980 से किए जा रहे इस महायज्ञ के ताजा संस्करण में काशी का प्रतिनिधित्व संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी करेंगे। विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अधिकारी अमेरिका के गैलियन शहर में 16 से 23 जुलाई तक होने वाले महायज्ञ में भाग लेने के लिए 10 तारीख को रवाना होंगे। दुनिया भर में पश्चिमी ओपेरा को स्थापित करने वाले महान जर्मन संगीतकार विल्हेल्म रिचर्ड वॉगनर के संगीत को सितार पर सजाकर बनारस घराने के पंडित देवव्रत मिश्र ने इतिहास रच दिया है। संगीत की 2 धाराओं का मिलन उन्होंने स्विट्जरलैंड के संगीतकार क्लाउडियो डेनिसर के साथ मिलकर किया। 2 सांगीतिक धाराओं के प्रतिनिधियों ने वॉगनर के संगीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अति लोकप्रिय तंत्र वाद्य सितार पर अभिनव ढंग से प्रस्तुत किया। ये पहला अवसर है जब किसी भारतीय संगीतकार ने इस प्रकार की प्रस्तुति दी है।
बनारस रोपवे निर्माण के दौरान गदौलिया पर क्षतिग्रस्त घोड़ा नाले की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। जल निगम नगरीय की टीम और निजी कंपनी के 10 विशेषज्ञ और 35 अधिक मजदूर नाला ठीक करने में जुटे हुए हैं। नाले में हुए छेद को भरने के लिए सिंगापुर से खास केमिकल भी मंगाया गया है। पाउडर के रूप में इस केमिकल को 2 से 3 प्रकार के घोल के साथ लगाया जाएगा और कुछ ही घंटों में ये क्षतिग्रस्त जगहों को जोड़ देगा। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने सोमवार को विकास भवन सभागार में भिक्षुक मुक्त काशी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने मंगलवार यानी आज से रविवार तक काशी विश्वनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, चौराहे, काल भैरव मंदिर और संकट मोचन मंदिर आदि स्थानों पर अभियान चलाने का निर्देश दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कल शिवाजी नगर पार्क में 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर की अगुवाई में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित थे। इस अवसर पर सिंदूर के साथ ही अन्य पौधे लगाए गए और आसपास के नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। आपको बताते चलें कि इसके पूर्व आदित्य नगर, लंका माधव मार्केट, महामनापुरी कॉलोनी, साकेत नगर और संत कबीर नगर पार्कों में भी इस अभियान के तहत पौधारोपण किए जा चुके हैं। बनारस धीरे धीरे ही सही लेकिन गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव से सोमवार को 20 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार यानी ललिता घाट से मणिकर्णिका घाट जाने वाले श्रद्धालुओं को अब सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल में परिवर्तन अभी फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन यदि स्थिति यही बनी रही तो 48 घंटों में पूरी तरह छत पर शवदाह करना पड़ सकता है। शहीदाने करबला की याद में अंजुमन जाफरिया के नेतृत्व में दोषीपुरा में सोमवार को 18 बनी हाशिम का ताबूत निकाला गया। यह मंजर देख अकीदतमंदों की आंखें छलक आईं। इसी क्रम में दालमंडी से लुटे हुए काफिले यानी चुप का डंका का जुलूस निकाला गया। इस दौरान न मातम हुआ और न ही सीना चनी। सब करबला के मंजर को याद करते हुए शांत भाव से चल रहे थे। तो बनारस से ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और आइए अब कर लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1954 में सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नागलपन बिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी भाखड़ा नहर प्रणाली का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस नहर प्रणाली का उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। आज है जन्मदिन स्वाधीनता सेनानी बनारसी दास, अभिनेत्री नीतू सिंह, क्रिकेटर सौरभ गांगुली और बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद का। साथ ही आज है पुण्यतिथि मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की। जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध आपकी पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ बनारस आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और कर लेते हैं बातें आजकल की। बनारस से पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम को मंजूरी दे दी है। 99,446 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य आने वाले 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसका लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वाराणसी आरओ के 2nd कमिश्नर मारुति नंदन त्रिपाठी। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। सभी को नमस्कार। हमारे यूनियन कैबिनेट ने अभी पूरे देश में सभी इकोनॉमिक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का एम है कि अगले 2 साल में कम से कम 3.5 करोड़ नए रोजगार पूरे देश में जनरेट होंगे। इसका लगभग 1 लाख करोड़ बजटरी आउटले रखा गया है और ये स्कीम 2 साल के लिए इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स पे लागू होगी और खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ये स्कीम फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड होगी। इस स्कीम के 2 पार्ट हैं।
पहला पार्ट है जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देता है। अगर कोई पहली बार नौकरी में आ रहा है और उसने खुद को ईपीएफओ से रजिस्टर कराया है अपने नियोक्ता के थ्रू, तो गवर्नमेंट उसको फर्स्ट मंथ का जो ईपीएफ वेजेस है, जो उसका फर्स्ट मंथ का वेतन है, वो अपनी तरफ से देगी अप टू 15,000 रुपीज। जो इसका सेकंड पार्ट है वो एम्प्लॉयर्स यानी कि नियोक्ताओं को सपोर्ट करता है। इसमें वो सभी नियोक्ताओं को इंसेंटिव मिलेगा जो नए रोजगार का सृजन करेंगे विद सर्टेन कंडीशन। इसमें नेक्स्ट 2 साल के लिए पर मंथ अप टू 3,000 रुपीज का उन्हें फायदा मिलेगा सरकार की तरफ से फॉर एवरी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड। जो भी नए रोजगार वो लोग पैदा करेंगे उसके लिए उनको अप टू 3,000 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा। बनारस क्षेत्र में ईपीएफओ के अंडर हमारे 10 जिले आते हैं। इसमें टोटल अभी 22,745 इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हैं। टोटल मेंबर्स की संख्या लगभग 10 लाख है जिनको ईपीएफ और रिलेटेड स्कीम का फायदा मिल रहा है, जिसमें से 3 लाख मेंबर हमारे करंटली कंट्रीब्यूटिंग है, जिनका अंशदान मंथली हमारे पास आ रहा है। इस स्कीम के थ्रू मेरी अपील है नियोक्ताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें, नए लोगों को रोजगार दें, जिसमें गवर्नमेंट भी आपका मॉनेटरी हेल्प कर रही है। और हमें उम्मीद है जो हमारी ये संख्या है अभी 3 लाख की कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स की, वो अगले 2 साल में ELI स्कीम के थ्रू हम डबल कर सकें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वाराणसी आरओ के सेकंड कमिश्नर मारुति नंदन त्रिपाठी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए बनारस अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, बनारस काशी कथा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगले 2 दिनों में सावन शुरू होने वाला है और सावन के महीने में काशी की पंचक्रोशी यात्रा का बेहद महत्व है। तो इस काशी की पंचक्रोशी यात्रा के बारे में ही आज हम काशी कथा के अपने अंक में बातें करेंगे। बनारस से काशी की समस्त यात्राओं में सबसे लंबी और कठिन लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय पंचक्रोशी यात्रा है। इसे अयन यात्रा भी कहते हैं क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों अयनों में इस यात्रा का विधान है। काशी में रहते हुए जाने अनजाने पापों के प्रायश्चित और आत्मशुद्धि के निमित्त की गई इस यात्रा द्वारा भैरवी यातना से बचा जा सकता है। काशी वासियों और यात्रियों की तरह भगवान शंकर भी अपने पंचक्रोशात्मक लिंग की 2 बार प्रदक्षिणा करते हैं। सनत कुमार संहिता में वे भगवती पार्वती को बतलाते हैं कि क्षेत्र की देखभाल करने के लिए मैं स्वयं उत्तर और दक्षिण दोनों अयनों में सर्वदा काशी की प्रदक्षिणा करता हूँ। नारदीय पुराण के अनुसार जो काशी की त्रैलोक्य पावनी प्रदक्षिणा कर लेता है उससे मानो 7 द्वीपों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, ऐसी मान्यता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में अविमुक्त क्षेत्र काशी की स्थापना के संबंध में कथा है कि भगवती की प्रार्थना पर भगवान ने इस स्थान की स्थापना की और जब मनुष्य पैदा हुए तो नाना प्रकार के कर्मों की श्रृंखला भी शुरू हुई। मनुष्यों के कष्ट को देखते हुए भगवती पार्वती के प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ही एक अंश से एक पंचक्रोशात्मक लिंग स्वरूप पुरी का निर्माण किया और मानव प्राणियों को अखंड मुक्ति दान के लिए उन्होंने भवानी सहित इस नगरी में नित्य निवास की प्रतिज्ञा की। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा आती है उसके अनुसार काशी रहस्य में काशी की प्रतिष्ठा में भगवान विष्णु की इच्छा का समादर निहित था। ऋषि सनातन के पूछने पर भगवान विष्णु काशी की स्थापना की कथा बताते हैं कि प्राचीन काल में मैंने सदाशिव भगवान से ऐसा एक क्षेत्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी जहां लोगों की मुक्ति सुलभ हो। इस पर भगवान शिव के हृदय से एक लिंग प्रकट हुआ जो देखते देखते 5 कोस का हो गया और इस तरह विश्वनाथ शिव काशीनाथ होकर विश्वेश्वर लिंग के रूप में मंदिर में विराज रहे हैं, लेकिन समग्र अभिमुक्त क्षेत्र की पंचक्रोशात्मक शिवलिंग के रूप में भी पूज्य हैं। काशी खंड में भगवान शिव का वचन है कि अविमुक्तम महक्षेत्रम पंचक्रोश परिमितम ज्योतिर्लिंगम तदेकम ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिधम, यानी पंचक्रोशीय विस्तार के मेरे महान क्षेत्र को विश्वेश्वर नामक एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में जानना चाहिए। और बनारस आपको बता दें कि काशी खंड में कहा गया है कि काशीवासी का एक दिन भी यदि यात्रा के बिना बीतता है तो उसे निष्फल और व्यर्थ मानना चाहिए। वह दिन उसके पितरों के लिए निराशा का दिन है। इसीलिए काशी खंड और अन्यान्य पुराणों में सबके लिए अनिवार्य गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन पूजन की नित्य यात्रा के साथ ही साथ एक तीर्थी, द्वितीर्थी, त्रितीर्थी, चतुस्तीर्थी,
पंचतीर्थी, षष्ठतीर्थी और सप्ततीर्थी यात्राओं के साथ ही साथ एक आयतन से लेकर पंचायतन तक की यात्राओं का निर्देश दिया गया है। विभिन्न देवताओं की आवरण यात्राओं का विधान अलग से है और इसके साथ ही साथ विश्वनाथ, केदारेश्वर और ओमकारेश्वर की अंतर्गृही यात्राओं को भी काशीवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बतलाया गया है। विभिन्न पर्वों, उत्सवों, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, गणेशोत्सव और अन्य आयोजनों के निमित्त यात्रा के साथ ही साथ वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और योग पर आधारित यात्राओं का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है। वर्ष का कोई दिन खाली नहीं छोड़ा गया है और यही कारण है कि काशी के संदर्भ में 7 बार 9 त्योहार जैसी कहावत प्रसिद्ध है। इन यात्राओं का उद्देश्य है कि पुण्य कर्मों में स्वयं को व्यस्त रखते हुए पाप कर्मों से दूर रहा जाए। सभी यात्री काशीपुराधिपति विश्वनाथ की कृपा, उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति और प्रेरणा से उनके प्रीत्यर्थ की जाती हैं। जीवन यात्रा में जाने अनजाने किसी भी तरह का यदि कोई पापाचरण हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना इन सभी यात्राओं का अनिवार्य अंग है। तो बनारस, ये था काशी कथा का आज का अंक। काशी कथा। और अब बनारस घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अनुमति अपने बनारसी बाबू को। नमस्कार बनारस, आपका दिन